हम्म। निबंध की एक और क्लास लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। यानी जो आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें 20% जो पोर्शन है यानी 40 मार्क्स का, वह जो है ऐसे होगा। उस ऐसे की राइटिंग आपको करनी है और वह भी 600 वर्ड्स में। वो 600 वर्ड्स आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या पहलुओं को आपको ध्यान रखना है, इसके विभिन्न सीरीज के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ये आरपीएससी का चेंज सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग ये जो चेंज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके तहत निबंध एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे पास बन गया है कि उसको हम अच्छे से मास्टरी करें। जो भी हम लिखें उसमें हमारी कंट्रोल्ड राइटिंग होनी चाहिए। हम जो भी लिखना चाहते हैं वो उसको हम प्रदर्शित भी कर पाएं, कोई किसी प्रकार की हड़बड़ी ना हो। जितना समय हमें अलॉट करना है उसके लिए वो भी हम कर पाएं। जितनी डाइवर्सिटी या डेप्थ उस ऐसे में हम दे पा सकते हैं वो भी कर पाएं। 600 वर्ड्स लिखना है तो बिल्कुल काम और पीसफुल माइंड से वो भी करें। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब पढ़ते हैं, मेंस के मतलब आपका जो सिलेबस होता है उसको जब आप कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ करंट अफेयर्स यानी जिसको हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ सुन करके कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ करके वो भी कवर करते हैं, तो ये सब मिला करके आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को, उस डेप्थ को, उस नॉलेज को बढ़ाता है। हमारे द्वारा यहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपको निबंध लिख करके बताएं यहाँ पर, यानी ऐसे जो हैं आप लिखें। ये दोनों मीडियम्स के लिए है, इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज वी वुड बी राइटिंग इन बोथ लैंग्वेजेस हियर। वी वुड बी हैविंग सिलेबस कवर्ड इन English language and Hindi language, and at the same time we will be having our essay written in both the languages। तो दोनों चीजें आपके सामने विजिबल रहेंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा पहले इसको स्टार्ट करने से, जो बच्चे मान लो जैसे नया इस सीरीज को सुन रहे हैं, तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा सिलेबस कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, स्पेशली इस निबंध के एस्पेक्ट में। ठीक है, उसको हम कवर करते हैं। तो देखिए, पहली बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे जो हैं अब कुल 40 मार्क्स का है, यानी टोटल 40 मार्क्स हैं और 600 वर्ड्स का आपको लिखना है। 40 मार्क्स का मतलब है 40 आउट ऑफ आपका, अगर हिंदी इंग्लिश का 200 मिला करके हो रहा है, मतलब 20% जो है आपका ये पेपर हिंदी और इंग्लिश से ही होगा। मतलब अगर आपका 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर है, तो आप 36 मिनट तो कम से कम इस ऐसे को दें। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में 36 मिनट्स दें। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 36 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं। फिर से आपको मैं याद दिला दूं, हमने जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो बता ही रखा है, यानी जिन्होंने ये सीरीज पहले से फॉलो कर रखी है उनको तो बताया ही है। आपको मैं बता दूं कि 36 मिनट्स में आप शुरू के 2 या 3 मिनट टॉपिक, यानी जो 6 थीम्स पर लिखा हुआ आएगा टॉपिक। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब ये 6 विषयों के ऊपर किसी में भी ऐसे लिखा हुआ दिख सकता है आपको वहां पर, और वो ऐसे ही आपको उन टॉपिक के ऊपर ही लिखना है। तो ये जो 6 टॉपिक हैं, उन 6 के या तो जो हैं वहां पर आपको टॉपिक मिलेंगे और करके, या हो सकता है 3 में मिले, हो सकता है 2 में मिले, हो सकता है 4 में मिले, हो सकता है एक ही आ जाए। हालांकि एक आने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, क्योंकि 40 मार्क्स का है। एवरीबडी मे नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, सो उनको एक चॉइस दी जाएगी जरूर से। तो अब 36 मार्क्स का, सॉरी 36 मिनट्स आपको करना है। उसमें 6 टॉपिक या मान लो 4 भी टॉपिक अगर आपको दे दिए, तो उसमें से सही टॉपिक का चुनाव करने के लिए आप शुरू की 1 2 3 मिनट जो हैं उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए लगाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे ना, तब आप वापस से ये नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड मेरे को तो इसमें इतना ही आता है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो इसको काट करके वापस लिखना पड़ेगा। अब मान के चलो आपका या तो वो ऐसे लिखने बैठोगे, या फिर आप जो है वो एकदम अपना पैशंस खो दोगे, तो जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, या फिर अन्य क्वेश्चंस के ऊपर आपका ध्यान कम रहेगा हिंदी इंग्लिश में। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। कैसे? कि शुरू के 2 या 3 मिनट आप उस टॉपिक के बारे में सोचे कि इन 6 थीम में से अगर 4 या 6 के भी ऊपर मेरे को मान लो और करके आता है, तो उसमें मैं इसको कैसे लिखूं, कौन से टॉपिक पर मेरे को लिखना है। जब एक बार आपने टॉपिक का चुनाव कर लिया, तो फिर 2 या 3 सेकंड में उस टॉपिक के कीवर्ड्स पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कीवर्ड्स का मतलब यह होता है
कि भैया जो भी उस टॉपिक में वर्णित है उसमें कई सारी चीजें कीवर्ड के रूप में आएंगी, कौन सी आएंगी मैं बताने वाला हूं। अब उनमें आपको क्या आता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उनमें कुछ तो आपको आता होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उनमें सब कुछ ही आपको लिखना है। अब जैसे कई तो हेल्पिंग वर्ड भी होती हैं, अब उस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी लिखने बैठोगे, आपको तो कीवर्ड लिखना है। तो उस कीवर्ड के आपको मतलब और उन कीवर्ड के 3-4 डायमेंशन, व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट यानी क्यों, इससे कोई कहां का लेना देना यानी वेयर, फॉर whom इट इज डन, हाउ इट इज बीइंग डन, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं आपको उसी में ही ध्यान रखने होंगे उस टॉपिक को। यानी मान लो अगर कहा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाई वी नीड दैट ग्रोथ, हमें वो ग्रोथ क्यों जरूरी है, फ्रॉम वेयर द ग्रोथ विल कम, कहां से वो आएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, हो सकता है भैया वो ग्रोथ का मतलब क्या है, whom फॉर whom द ग्रोथ इज। जैसे एक होते हैं कि वो लोग जो कि खुद ही रिच पीपल हैं, लेकिन एक होते हैं बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए आपको क्या करना है। इसी तरीके से हाउ दैट ग्रोथ कैन बी अचीव्ड, यानी अपने आप से वो सवाल करें। तो आपके कम से कम भी नहीं तो 5-6 मिनट इसमें चले गए, फिर आप 3 से 4 मिनट वो जो ऐसे के टॉपिक है ना, उसमें आप पैराग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि इस पैराग्राफ में मैं ये लिखूंगा, इतने पैराग्राफ में मैं ये लिखूंगा। और मान के चलें आप अगर 5-5 लाइन का भी अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं और एक लाइन में अगर आप 8 वर्ड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो करीबन 40-50 वर्ड का आप जो है वो एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब 40-50 वर्ड का पैराग्राफ का मतलब है कि अगर मान लो आप 600 शब्द का मतलब जो है वो पूरा ऐसे लिख रहे हैं और एक पैराग्राफ में आपके 50 वर्ड्स हैं, तो आपको करीबन 12 पैराग्राफ्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 12 इस प्रकार के आइडियाज जो कि मैं कनेक्ट कर पाऊं, वो उस टॉपिक के बारे में सोच लूं और उसमें मैं जो है इस प्रकार के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता जाऊं। जैसे पहले हम प्रोडक्ट जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में उसकी मेन बॉडी लिखते हैं, उसके बाद में हम उनको कंक्लूड करते हैं। तो जो मेन बॉडी है उसमें हम इस प्रकार के पैराग्राफ्स को पैराग्राफ वाइज ऑर्गेनाइज तरीके से बताते जाएं, वो टॉपिक्स के ऊपर बात करते जाएं, जिसके कारण कि हम जो भी वहां पर बात कर रहे हैं वो एक उचित मात्रा में, कंट्रोल्ड मैनर में और आपके लिए उपयोगी यानी नंबर दिला में हमें सहायक हो, वो बात हम कर पाए। अभी टॉपिक कौन से हैं? 6। लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज यानी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के मामले में कोई टॉपिक पूछा जा सकता है, हमने आपके लिए कवर किया है, पहले भी लिख करके बताया है। सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स यानी समाज, शासन और सार्वजनिक मामले। तीसरा जो टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। फिर आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। फिर आता है करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यानी समसामयिकी घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास की पहल। टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति तथा समसामयिक मुद्दे। ये 6 आपके टॉपिक हैं जहां से आपको सवाल पूछा जाएगा, यानी ऐसे आपका टॉपिक वहां से आएगा। अब बात आती है कि क्या करना उनको, तो इनको कहा गया है कि कैंडिडेट इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे, वे निर्दिष्ट विषय से ही पूर्णतया संबंधित रखेंगे, यानी दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट रेलेवेंस टू द असाइंड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसी के इर्द गिर्द आपको ऐसे लिखना है, लिख करके बताने वाले हैं अभी हम आपको। बात आती है ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज इन कोहेरेंट मैनर यानी अपने विचारों को सुसंगत तरीके से लिखेंगे। एंड प्रेजेंट दोज आइडियाज विद प्रिसिशन एंड ब्रेविटी यानी उनको सटीकता और संक्षिप्तता के साथ में भी वहां पर प्रस्तुत करेंगे। तो नंबर किसको मिलने वाले हैं? जो कि इस टॉपिक के बिल्कुल पास में रहेगा, यानी जो टॉपिक आया है उस ही को वहां पर बताया, ऐसा नहीं कि मन में आए वही लिख रहे हैं। इसी तरीके से जो भी लिख रहे हैं उनको आइडियाज को भी अपना जो है वो सुसंगत यानी कोहेरेंट मैनर में अरेंज करना है और इसी के तरीके से सटीक और संक्षिप्त बातें वहां पर लिखनी है। विचारों की स्पष्टता भी रहनी चाहिए, संरचना की सुसंगतता भी रहनी चाहिए और अफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी प्रभावशीलता भी रहनी चाहिए, तभी जाकर के नंबर मिलेंगे। और वे कब कर पाएंगे? तो आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया। आप अगर ये सुन भी रहे हैं ना तो मान के चलें आप में वो एक तरह से सीड डल गया है, जहां पर आप जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी आप टॉपिक आगे सुनने वाले हैं, उनके लिए आपका दिमाग वाइड अपने आप हो जाएगा। यानी आपको चूंकि ये टॉपिक्स पता हैं तो टुमारो सपोज से इफ यू आर रीडिंग योर मेंस मटेरियल,
if you are reading some newspaper, you will try to find out all those things which are necessary to write this particular essay. आप उन चीज़ों को वहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको इन टॉपिक्स के ऊपर या इन टॉपिक्स में जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उससे मिले, आप वो अंकित करना चाहेंगे. सो यू शुड नो द सिलेबस बिफोर, यानी आपको ये सिलेबस पहले से याद होना चाहिए. जस्ट लाइक कि हम किसी भी वॉर में जा रहे हैं, एंड बिफोर दैट वी शुड नो लॉट मेनी थिंग्स, दैट व्हाट आर द इंट्रिकेसीज ऑफ द वॉर, हु आर एनिमीज आर, व्हाट काइंड ऑफ वेपनरी वी हैव, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो ये सारा का सारा वो सिलेबस है जहां पे आपके टॉपिक्स हैं, जहां पे आपको ये बताया गया है कि ऐसे जो हैं कैंडिडेट से इस प्रकार के ऐसे या निबंध एक्सपेक्टेड हैं. तो चलिए आज हम एक और थीम को छेड़ेंगे. वो थीम होगी हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या कॉमर्स से, यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य से. टॉपिक जो है आपको ये दिख रहा है कि भारत में कृषि सुधार, आवश्यकता, चुनौतियां या संभावनाएं. इसी को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो भारत में यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, यानी आवश्यकता उसकी क्या पड़ी है. दूसरा, उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं एंड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. तो ये हमारा टॉपिक रहेगा. अब हमने इसको आपके लिए लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जब दिमाग लगाएंगे, मान लो आपने टॉपिक चूज कर लिया 2-3 मिनट सोच करके, फिर आपको उसके 2-3 मिनट में जो मैंने बताए थे ना पैराग्राफ के लिए आपको आइडिया चाहिए या कीवर्ड पर आपको काम करना है, तो सबसे पहले सोचना है कृषि का सुधार. What do you mean by कृषि सुधार. कृषि में किसी भी प्रकार के सुधार. वो फसल हम उगाते हैं उसकी लागत कम हो. लागत कम हो तो इसका मतलब है वो बीज हमें सही क्वालिटी के मिले. वो फर्टिलाइजर जो हम यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा हम एकदम जितनी रखें उतनी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो. जो सॉइल हम फर्टिलाइज करने के लिए उपयोग करते हैं वो सॉइल की मात्रा भी सही रहे, उसमें न्यूट्रिएंट सही रहे, उसलिए सॉइल की टेस्टिंग. जो आदमी उसको उगा रहा है, जिस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हम सीड खरीद रहे हैं या मार्केटिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन एफपीओज को जो है हम चेंज करें, उनकी वर्किंग स्टाइल में और ज्यादा जो है वो इनोवेशन लाएं. मार्केटिंग से जो है बेनिफिट मिले लोगों को, जिसकी वजह से जो फसलें खराब होती हैं वो खराब भी ना हो, और मार्केट में जो भी हम लेके जा रहे हैं उस प्रोड्यूस का उनको सही अमाउंट ऑफ मनी भी मिले. इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कृषि सुधारों में जेंडर जो एसेट हैं, यानी जेंडर को जो एसेट ओनरशिप है उसको हमें बढ़ाना होगा. टेम्परेचर के अनुरूप वेराइटीज, सीड्स हमें डेवलप करने होंगे. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हमें फसलों का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट करके अब वो जल्दी कैसे तैयार हो जाएं, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बने, यानी अगर पानी भी हम 2-5 दिन ना दें तो वो सूखे से भी ग्रसित इतनी ना हो. कृषि सुधारों में आते हैं. कृषि सुधारों में हरित क्रांति आपने जहां पर देखी होगी, इस भारत का एक सबसे बड़ा जो है वो कृषि सुधार माना जाता है. मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ई-नैम, इनके माध्यम से जो भी हम मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं, कृषि सुधार का है. आपके दिमाग में बहुत सारी स्कीम है. इवन कृषि संपदा के बारे में बात कर सकते हैं, जहां पर हम कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या कोल्ड जो स्टोरेज है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं. सो फार्मर्स कैन स्टोर देयर गुड्स इनटू दैट कोल्ड स्टोरेज, दैट मतलब जो है वो खराब ना हो, और उसकी वजह से फार्मर्स जब भी मार्केट में अच्छे प्राइसेस हो उनको बेच सकें. तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि कृषि सुधार क्यों जरूरी, कृषि सुधार हैं क्या. तो आपने जब ये पढ़ा तो आपने उसकी एक लिस्ट बना ली कि भैया ठीक है इस प्रकार के कृषि सुधार होते हैं. अब बात हमारी आती है कि कृषि सुधारों की आवश्यकता क्या है भैया. तो कृषि सुधारों की आवश्यकता क्यों है आपको समझ में आना चाहिए. बिकॉज वी इंडिया, हम एक कृषि प्रधान देश अभी भी हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. भले ही चाहे हमारी जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा एग्रीकल्चर से आता होगा, बट देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दिस. एक बात तो ये देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग एंड द सॉइल दैट इज अंडर द एग्रीकल्चर या एरेबल जो भी लैंड है उनकी मात्रा कम हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है, बंजर बन रही हैं, उनके लिए हमें फूड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है. तो आवश्यकता तो जरूरी है ना. जरूरी इसलिए भी है बिकॉज वी आर सीइंग मार्केट आउटसाइड एज एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, यानी हम उसको एक निर्यात की अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं. यानी ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए, तुरंत इंप्रिंट होना चाहिए कि हाँ इसके लिए ये आवश्यकता है हमें. और कृषि सुधार की क्यों आवश्यकता है. क्लाइमेट चेंज से बताना भैया
क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी थ्रेट है। अगर ये भारत जैसे देश जहां पर इतने सारे लोग जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं, अगर वो फसलें खराब होती है, मानसून समय पर नहीं आया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, पाला कम पड़ा या पाला अधिक पड़ गया, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पड़ा, क्या करोगे? एंड वो फसलें जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कॉटन के लिए इतने दिन अगर चाहिए, उसके लिए तो चाहिए भैया, तो ये कैसे हो पाएगा? तो हमें वो कृषि सुधार करने अक्रॉस द बोर्ड। मैंने फील्ड तो आपको बता दिए, फील्ड के कीवर्ड आपको पता हो गए, तो अब फिर आप 2-3 मिनट जो है ये सोच रहे हैं कि मैं पैराग्राफ में क्या लिखना चाहता हूं, तो आवश्यकता इसलिए है। बात आती है चुनौतियों की। अब चुनौती कहां से होती है? देखिए, हम कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो भैया इंप्लीमेंटेशन जहां पर होगा, जो इनोवेट करेगा, इनोवेट करने वाला पहले कौन होगा? जिसको अपनी इनकम की सिक्योरिटी हो। We have so many people who are small, micro and medium farmers. एक तरह से उनके पास मतलब 1-1 एकड़ से भी कम जमीन है। जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो छोटी छोटी जमीन बोगे, कहां से टेक्नोलॉजी, कहां से नई पद्धति यूज करोगे, कहां से नया बीज आपको उपयोग करने की जो है वो ताकत आएगी? क्योंकि न तो आपके पास कैपिटल है, न आप ये बर्दाश्त कर सकते कि अगर मान लो इतना बड़ा एग्रीकल्चर का आपका प्लॉट है, उतने में से अगर आप कुछ नया उगा दो तो कम से कम इससे तो आपके लिए जो है वो पैसा आ जाएगा उसी तकनीक से। लेकिन अब इस तकनीक को अपनाने के लिए आपके पास इतना तो होना चाहिए, अब है ही इतना, तो आप कितना कर पाओगे? सो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ कंस्ट्रेंट। यानी हमारे लिए वो चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं कि कई बार जो है ये देखा जाता है कि सेंटर जो है कोई चीज बताता है और स्टेट्स उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। स्टेट्स कुछ चाहते हैं, सेंटर उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देते। यानी फेडरलिज्म के सेटअप में स्टेट और सेंटर एजेंसीज के बीच में ऐसा समन्वय बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो दैट ऑल्सो बीट्स योर पर्पस। जैसे कृषि सुधार के बारे में बात हुई, अब उसकी इंट्रिकेसीज के बारे में कुछ भी हो सकता है, मतलब वो किसी भी पॉलिटिक्स में पड़े हों, लेकिन वो जब बिल लाए गए तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटर को भी ये देखना चाहिए था कि स्टेट्स क्या कर रहे हैं। स्टेट्स को भी ये देखना चाहिए था कि अक्रॉस दी मतलब प्लेटफॉर्म पे ऊपर हम केवल और केवल उसका विरोध ना करें, यानी दोनों के बीच में मोर समन्वय है। तो ये भी एक चुनौती बहुत बड़ी होती है। चुनौती क्या? एग्रीकल्चर का बजट, यानी द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर एलोकेटिंग फॉर द एग्रीकल्चर इज लिटिल लेसर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कितना करते हैं? यानी आपको पता है अगर हम इंडस्ट्री वाइज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखें तो भैया इतना प्रतिशत है हमारी जीडीपी का, इतना भी अगर पहुंच जाए तब है। यानी 0.6 to 7% ऑफ द जीडीपी हम केवल एग्रीकल्चर जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं। आपको पता है जो कृषि प्रधानता में बहुत ज्यादा आगे हैं, इजराइल जैसे देश टोटल जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 4% खर्च करते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चर पे भी खर्च करते होंगे। इसी के लिए इंडिया इजराइल से भी जो है इस प्रकार के एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज तलाशता है, एग्रीकल्चर के लिए कोलैबोरेशन करता है कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो आज के आधुनिक युग में जहां पर ये चुनौतियां हैं कि हम यानी किसान न तो कैपिटल रखते हैं जिसकी वजह से उनको मशीनरीज मिल पाए, कृषि का मैकेनाइजेशन हो पाए, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स की अपनी मतलब वैल्यू मिल पाए, क्योंकि प्रोड्यूस ही इतना किया है तो उसको जो है वो कहां पे बेचने जाएंगे। अब हमारा मंडी का जो आर्किटेक्चर है वो टाइटली कंट्रोल्ड है, तो उनको या फिर साहूकारों का मार्केट अभी भी इतना है कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं साहूकार हमसे उठा ले जाता है। वी डोंट गेट एनफ प्रोड्यूस का रिटर्न, और उसका हमें जब रिटर्न नहीं मिलता तो वी आर अगेन इनटू द सेम कैटेगरी। फिर चुनौती क्या है कि एक परिवार के कम से कम 8-8, 10-10 मेंबर जो हैं वो सेम फील्ड में काम कर रहे हैं। अब उनमें से 2-3 लोग अगर न भी काम करें, 4 लोग भी न काम करें ना, तो भी उतनी एग्रीकल्चर होना है, तभी उतनी ही कृषि होनी है। तो वो 4 यानी सस्टेनेंस जो है बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। चुनौतियां हैं, यानी डाइवर्सिटी नहीं है। कैश क्रॉप के बारे में कितनी बात होती है कि ठीक है वी शुड डाइवर्सिफाई, हमें जो है अन्य चीजों की तरफ जाना चाहिए एग्रीकल्चर में। कितना हम कोशिश करते हैं, कहाँ कर पाते हैं। लाइवलीहुड को लोग थोड़ा अपनाने लगे हैं, अन्य जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अन्य क्रॉप्स हैं उनको उगाने तो लगे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें काफी हैं। चुनौतियां, वाटर अवेलेबिलिटी, यानी अभी भी भारत का करीबन 55% हिस्सा ही जो है वो अभी इरिगेटेड हो पाया है, 45% हिस्सा, और उसमें भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिक्कतें हैं। तो वहां पर ये लैंड ही एरेबल मतलब पानी नहीं है,
इरिगेटेड नहीं है, तो वो मानसून पर डिपेंड करती है कि भैया थोड़ा सा पानी बरस जाए तो हम इस प्रकार की कृषि कर लें। तो उस पे जो मानसून के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे तो क्या उगा पाओगे? हो सकता है थोड़ा बहुत बाजरा उगा लो, उसमें तो कैश क्रॉप तो नहीं उगा पाओगे, यानी इनकम जनरेटिंग क्रॉप्स आप नहीं उगा पाएंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यहीं पर ही संभावनाएं भी आती हैं। संभावनाएं कैसे आएंगी? अगर इन चीजों को हमने सुधार दिया तो हम किसानों की जो है वो आय बढ़ा देंगे। किसानों की आय बढ़ाएंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो किसानों के बच्चे ही किसानी से बाहर निकलेंगे, कम लोग उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और सैलरी और सारी जो है वो सैलरीज के माध्यम से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर वापस किसान जो है अपने बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लगाएगा, क्यों फालतू उसमें वो पड़ा रहेगा उनको। तो धीरे धीरे लोगों की मात्रा वहां पर कम होगी। दोज हु डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर विल देन स्टार्ट getting reduced, and once it starts getting reduced then हमें वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरा संभावनाएं क्या है? हम एनवायरनमेंट को भी साथ लेकर के चल सकते हैं, यानी वी शुड बी मोर सस्टेनेबल विद एग्रीकल्चर। ये संभावनाएं हैं। हम अगर मान लो बेटर अगर उनको मार्केट कर पाते हैं तो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी कितनी जरूरी हो जाती है। हम उन फसलों को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन अर्न सो मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। और वो जो मतलब रेमिटेंसेस के द्वारा या फिर कृषि के उत्पादों के द्वारा जो पैसा आता है ना बाहर से, वो हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। सोशल स्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा, ये सब जो है उसकी संभावनाओं के तौर पर देखा जाता है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो आप 5 से 10 मिनट तक जो है उस 36 मिनट्स में टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे। टॉपिक के बारे में आप अपने कीवर्ड्स के बारे में विचार करेंगे कि कीवर्ड क्या है। उन कीवर्डों के व्हाट, हाउ वगैरह के सवाल पूछेंगे अपने आप से। फिर जो अपने पैराग्राफ हैं उनको आप अरेंज करेंगे, उनको कैसे क्या लिखना है, उन थॉट्स को ऐसे ही अपने एक रफ पेपर पे लिख लेंगे उधर ही। और फिर जो है बाकी की जो 25 से 26 मिनट बचती हैं उसमें आप आराम से 1 मिनट में 20 शब्द लिखते हुए पूरा का पूरा 500-600 वर्ड का आराम से ऐसे लिख दें। उसमें क्या होगा, आपके ऐसे में रिडंडेंसी नहीं आएगी, आपके ऐसे में वापस से रिपीटेशन नहीं आएगा, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बिल्कुल काम और पीसफुल माइंड से हैं, आपके सामने सब कुछ पॉइंट तैनात हैं, कीवर्ड का पता आपको है तो लिख पाएंगे। तो इस टॉपिक को वापस याद कर लो कि भारत में कृषि सुधार, आवश्यकता, चुनौतियां और संभावनाएं, यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, रिक्वायरमेंट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हम लिखते हैं इसको। चलो पहले हिंदी में जो लिखा हमने बता देते हैं। कृषि हमारे भारत में एक आर्थिक गतिविधि के साथ सामाजिक संरचना, ग्रामीण आजीविका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का आधार है। भारत में कृषि सुधार जरूरी क्यों है उसको हम यहां पर बताने की स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो राइट। इंट्रोडक्शन कैन बी लिटिल बिट बिगर, यानी इंट्रोडक्शन का जो है वो पैराग्राफ का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। एंड देन आफ्टर जो भी पैराग्राफ्स हैं हमारे 4-4, 5-5, 6-6 लाइंस के हम पैराग्राफ लिखें। एंड इन द कंक्लूजन वी कैन आल्सो मेक इट अ लिटिल बिट बिगर, यानी 8-10 लाइन का हम कंक्लूजन भी लिख दें। तो हमारा ये तरीके से जो है वो प्रोसेशन चलना चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें हमें ये भी पूछा है कि मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो इसको इसी फ्लो में ही चलना है। ऐसा नहीं कि पहले चुनौतियां बता दी फिर उसके बाद में कुछ और बता दिया। पहले लेकिन हमें वो टच करना है कि व्हाई वी रिक्वायर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या व्हाई देयर इज अ नीड। तो आपने बताया ना कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, रूरल लाइवलीहुड्स एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। कोशिश करेंगे हम आपको इस क्लास की पीपीटी भी प्रोवाइड कर दें जिसकी वजह से आप जो हैं उसको लिख पाएं। ये हमारा जो ऐसे की क्लासेस हैं हमारे इंग्लिश का, यानी 4th पेपर जो है, पेपर नंबर 4 जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, उसमें हमारे जो एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है वहां पर आपको सब मिल जाएंगी। 5वीं क्लास आज है, हम इंग्लिश में भी आपको सारा बता रहे हैं जो भी चेंज सिलेबस के हिसाब से। हम उसको भी जो है थोड़े दिन में आपके लिए सब कुछ करने लग जाएंगे वहां पर, तो आप उसको भी मतलब परचेज करें और अपनी जो भी तैयारी है उसको आगे बढ़ाएं। तो इवन टुडे अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी भारत में आज बहुत बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरित क्रांति, सिंचाई के विस्तार, उन्नत बीज तथा तकनीकी हस्तक्षेपों ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और इसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रमुख उत्पादक जो कृषि उत्पादक देश हैं, भारत उसमें शामिल हुआ है। यानी कृषि सुधारों के बारे में हम ये वहां पर बता रहे हैं। बात पढ़िए और आराम से इसको फील कीजिए कि द ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन एक्सपेंशन, इंप्रूव्ड सीड्स
and technological interventions have significantly increased the agricultural production in India. And India is now among the major agricultural producer countries in the world. तो धीरे धीरे लिख रहे हैं ना, मैंने आपको जो बताया वही कीवर्ड आपके सामने आ रहे हैं। कृषि सुधार क्यों जरूरी है, क्या है, कब किए गए, क्या चुनौतियां हैं, ये सब हम वर्णित करते जा रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक समस्याएं, आय की असमानता, जलवायु का परिवर्तन, बाजार संबंधी चुनौतियां हैं और ऐसे में कृषि सुधार एक नीतिगत विकल्प होने के साथ विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता भी है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रैपलिंग with a number of structural problems, income inequality, climate change and market challenges, and in such a situation agriculture reform has become not just a policy option but an imperative requirement। आ गई ना वही बात कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या हैं, वो हमें क्यों जरूरी हैं, उसकी हम एक जो है वो बानगी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिस इज व्हाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म इज नेसेसरी। तो मार्क माई वर्ड्स, आप मान के चलें, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं ना शांतिपूर्वक, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, आपको अपना पता है कि दिस इज हाउ आई नीड टू राइट एन एसे, पूरे पेपर में मैं इस तरीके से लिखूंगा, और अगर आप ऐसे ही लिखेंगे ना तो आपको विचार भी आएंगे। हो सकता है कई सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखी हैं हो सकता है वो आपको दिमाग में ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे आएंगी। यह वो समय है, यानी शांति काल वो समय है जहां पर आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। अगर पढ़ाई में भी आ रही है ना तो भी आप उनको दिमाग में तो रखें, अब आपको जो है वो धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे लिखना है, तभी जाकर के आपका सब कुछ हो पाएगा। तो इसको हम एक और आगे बढ़ाते हैं। कृषि सुधार की आवश्यकता, अब आवश्यकता के टॉपिक पे आ गए ना, क्यों है, क्योंकि भूमिगत जो जोत है उसका लगातार छोटा होना, किसान सीमांत हैं, लघु श्रेणी के हैं और उत्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण या वैज्ञानिक कृषि का जो है वो उपयोग उतना नहीं कर पा सकते, यानी कठिन हो जाता है। कृषि की आय और उत्पादन लागत के बीच भी अंतर जो है वह किसानों की आर्थिक बदहाली पेश करता है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि जो हैं लागत उनकी बढ़ रही है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसीलिए तो बताया जा रहा है ना, मैंने सब बता दिया था आपको। तो आपने क्या हुआ, पहले उसके कीवर्ड लिख लिए। जब आपने कीवर्ड लिख लिए तो आपको ये एक्सप्रेस करना तो अपने आराम से आएगा, क्योंकि आप 25-30 मिनट उसको लिख रहे हैं, 25 से 27 मिनट, और आराम से 20-22 शब्द प्रति मिनट लिख करके आपकी टेंशन दूर है। फिर आती है बात इंग्लिश में, अगर इसको मैं दिखा दूं इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए कि द नीड फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया इज ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। द मोस्ट प्रायर अमंग देम इज द रिड्यूस साइजिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। देन आप ये भी कह सकते हैं देर आर लॉट मेनी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हु कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स लाइक, मतलब जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए बिकॉज ऑफ द modern technology, mechanization, scientific agricultural method, etc. And that's why it becomes difficult for them to arrange. तो जो गैप है फार्म इनकम में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इट इज वीकनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। दैट्स व्हाई एसेंशियल आइटम्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, उनका जो इनपुट का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, एंड देयर आर चैलेंजेस एक्चुअली विच आर कमिंग इनटू द मार्केट। अब एक और आगे चलते हैं। तो इसमें जो है हमें बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है गंभीर चिंता है, क्योंकि इसका मतलब अनियमित मानसून है, कई बार सूखा हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो इसकी वजह से जो किसानों की आय है उनमें अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। इसके कारण अगर मान लो जैसे बारिश नहीं हुई तो भूमिगत जल का हमें अत्यधिक दोहन करना पड़ेगा, मृदा की उर्वरता में गिरावट आएगी, रासायनिक खेती पर भी जो है हमें निर्भरता एक तरह से कृषि की स्थिरता के लिए खतरा हो जाती है। तो इसमें कृषि का सुधार का उद्देश्य उत्पादकता के साथ साथ किसानों को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाना है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखें तो आप बताएं कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। इरेटिक मानसून्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड टेम्परेचर राइजेस एंड नेचुरल कैलेमिटीज अफेक्ट प्रोडक्शन. This increases the uncertainty in the income of the farmers, overexploitation of groundwater, deterioration of the soil fertility, and over-reliance on chemical farming are also threatening the sustainability of agriculture. Under these circumstances, agricultural reform should not only be aimed at increasing production, but also making agricultural more resilient, sustainable, and profitable.
तो आपने लिख दिया। तो वहां पर आपसे पूछा क्या गया था, कृषि सुधार भारत में, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी चैलेंजेस और उनकी अपॉर्चुनिटीज। तो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हो ना कि भैया जलवायु परिवर्तन से ये चीजें हो जाती हैं, तो आप उनको पैराग्राफ वाइज अपने थॉट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर बात आती है, चूंकि आपको लंबा ऐसे है ना, कृषि सुधारों के माध्यम में चुनौतियां भी काफी हैं। सबसे बड़ी चुनौती नीति और जमीनी क्रियान्वयन के बीच का अंतर है। योजनाएं तो बना ली जाती हैं, लेकिन उनका लाभ सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। कृषि विपणन व्यवस्था में बिचौलियों का प्रभाव है, भंडारण सुविधाओं की कमी है, परिवहन अवसंरचना की कमजोर स्थिति है, किसानों की जो सौदेबाजी की क्षमता है वह सीमित है, और इसके अतिरिक्त डिजिटल तकनीक तक भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में समान पहुंच नहीं है। तो ये क्योंकि मैंने चुनौतियां पहले बता दी थी, अब वो जो शब्द हैं वो हमें बस यहां पर लिखने हैं। और इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है, आपने वो पीछे शब्द लिख रखे हैं, इसलिए आप जाइए, पन्ना पलटिए, फिर से वापस एक नया आइडिया लिखिए, पन्ना पलटिए, फिर से आप आइडिया लिखिए, या वहीं पर जो आपने लिखा है उसी के ही आइडिया स्वरूप वहां पर आप लिख दें। इंग्लिश में इसको लिखें तो देयर आर मेनी चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। The biggest challenge is the gap between policy and ground implementation. Many schemes are made, but their benefits do not reach all farmers equally. The influence of middlemen in the agricultural marketing system, lack of storage facility, and poor transportation infrastructure limit the bargaining power of the farmers. Moreover, there is no equal access to digital technology and scientific information in the rural areas. तो हम अब वो challenges पर आ गए हैं। फिर एक और हम देखते हैं, तो भैया कृषि सुधारों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भूमि हो, बाजार हो, चाहे मूल्य निर्धारण, इसमें किसानों के हित और आशंकाओं से जुड़े हुए सुधार जो हैं अक्सर इन्हीं से जुड़े होते हैं। लेकिन संवाद और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया अगर मजबूत नहीं होती है तो इनका विरोध भी हो जाता है। इसलिए परिवर्तन अगर हो तो वह सहभागी दृष्टिकोण से या पारदर्शिता के माध्यम से होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए ऐसे लिखा करके बताना या उन थॉट प्रोसेस को यहां पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो आप थॉट प्रोसेस नहीं लिखेंगे ना तब तक आपके लिए बड़ी मुश्किल आ जाएंगी। क्योंकि आपने अगर मान लो जैसे पहले 2-3 मिनट नहीं सोचा होता टॉपिक के बारे में, तो फिर आपके दिमाग में कोई चीज आती, फिर उसको आप वहां लिख चुके थे, फिर आपको नहीं याद कि मैंने पीछे क्या लिखा है, फिर वापस से आप उसको लिख रहे हैं तो वो रिपीट हो गया। वो रिपीट होते फिर उनको फील होगा, हो सकता है इसको कंटेंट नहीं पता हो, तो फिर वहीं पर मार्क्स जो है हमारे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए जो आपने पहले किया यानी 5-7 मिनट आपने लिखने के बिना जो प्रयास किए ना इस टॉपिक के लिए, वो आपको इन चीजों से बचाते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो सोशल एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी टू द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैलेंज। Reforms related to the land, market, and pricing are often linked to the interest and apprehensions of the farmers. If the process of dialogue and confidence building is not robust, opposition to reforms may arise. Therefore, it is necessary to implement any changes in the agriculture sector with a पार्टिसिपेटरी अप्रोच। हम क्या हैं, अब उन चुनौतियों से हम अवसर की तरफ भी जा रहे हैं, तो उसको भी धीरे 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 जो है उसका बैकग्राउंड बनाना, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर से हम देखते हैं कि बहुत जो है संभावनाएं भी भैया तकनीकी नवाचार के माध्यम से, डिजिटल कृषि के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से, सटीक खेती जैसी नई प्रणालियां बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कई सारे जो संस्थान, कई सारे उन्नत बीज और अनुसंधान आधारित जो समाधान है वह किसानों के लिए जो है ला रहे हैं। यानी डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द एग्रीकल्चर सेक्टर होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल। न्यू सिस्टम्स सच एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिजिटल एग्रीकल्चर, drones, artificial intelligence based advisory, weather forecasting and precision farming can play a crucial role in increasing productivity. Advanced seeds and research-based solutions developed by the institutions like the Indian Council of Agriculture Research can prove useful for farmers. शायद समझ में आ गया होगा। तो ये लिखने का तरीका है, घबराइए नहीं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आता है उसको ऑर्गेनाइज करना है।
आता है उसको प्रैक्टिस करके वो चीज रिकॉल करने की क्षमता लिखनी है, आता है लेकिन उसको पन्ने पर हम कैसे प्रदर्शित करें वो आपको क्षमताएं विकसित करनी है। और उसी को तो विकसित करने के लिए हम आपके लिए ऐसे लिखा लिखा लाए हैं कि जिसकी वजह से आप वो लिखें बैठ करके। यानी हम जो लिख करके आपको बताते हैं कि ठीक है ये चीजें आप ऐसे लिखें, कीवर्ड को ऐसे सोचें, उसकी मेन बॉडी को ऐसे सोचें, उनमें जो है अगर कंक्लूड कर रहे हैं तो वो ऐसा हो। फिर बात आती है कि इसके अतिरिक्त जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि का विविधीकरण, मूल्य संवर्धन इत्यादि से भी किसानों की आय में वृद्धि संभव है। फल सब्जी इत्यादि जो हैं वो निवेश के नए रोजगार अवसर उत्पन्न करते हैं। नेशनल जो बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, ऐसी संस्थाएं कृषि वित्त और ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा देती हैं। किसान के जो उत्पादक संगठन हैं वह भी मजबूती प्रोवाइड करते हैं और बाजार तक जो हमारी पहुंच है किसानों की उसको और बेहतर बनाते हैं। यानी अपार्ट फ्रॉम दिस विच एवर वी हैव रिटन बैक साइड, ये भी किसी न किसी टॉपिक को यानी एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टर के तौर पर भी ये काम आता है। ये अपार्ट फ्रॉम दिस, तो कोई पढ़ने वाला देखेगा कि हाँ भाई इसने पहले कुछ ऐसा लिखा होगा, तो उससे भी तो जो है आपके ऐसे में एक डेप्थ प्रस्तुत होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन आर पॉसिबल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। Investments in sectors such as fruits, vegetables, dairy, fisheries, and agro-processing can generate new employment opportunities. Agriculture finance and rural entrepreneurship can be promoted through institutions like NABARD. Rural development farmers organizations strengthen the collective bargaining power of the farmers and provide better market opportunities. ये वही शब्द हैं जो कि हमने इनकी संभावनाओं के बारे में तलाशे थे। तो अब हम इस ऐसे को कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लिख दें कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना, डिजिटल कृषि मिशन, ये जो हैं वो इस प्रकार के सकारात्मक दिशा में कदम है और इनके प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक पहुंच पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट सच एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आर ऑल्सो स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड वाइड स्प्रेड रीच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। तो आप वहां पर जो हो रहा है उसको भी आपने बताया। अब बात आती है कि भाई इसको कंक्लूड कैसे करें। तो लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में कृषि सुधार, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि, सामाजिक न्याय इत्यादि से सीधे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मान लो आपको कभी कभी ग्रामीण समृद्धि का कोई भी ऐसे आ जाए तो क्या वहां पर कृषि नहीं लिखेंगे? क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं लिखेंगे? मान लो आपको खाद्य सुरक्षा से कोई टॉपिक आता है तो वहां पर भी जोड़ने की कोशिश करें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, कृषि सुधारों को। इसी तरीके से सामाजिक न्याय की बात आए तो वहां पर भी जो है ये टॉपिक आप लिखने की कोशिश करें। सुधारों का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक प्रदान होना चाहिए, आय प्रदान करना होना चाहिए। यदि नीति निर्माण में तकनीक, पर्यावरणीय संतुलन, बाजार के सुधार और किसान हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए तो भारतीय कृषि न केवल कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता स्थिति को मजबूत कर सकती है। और ये करके आप अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इंग्लिश में बता दूं आपको तो लिखे कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस. The aim of the reforms should not be to increase only production but also to provide self-reliance, empowered and respectable income to farmers. If a balance is established between technology, environmental balance, market reform and farmers' interest in the policy making, Indian agriculture can not only tackle the national economy to new heights but also strengthen its competitive position at the global level. अब ऐसा जरूरी नहीं है इसको आप रटने बैठ जाएं। फिर से मैं आपको कहूंगा, जो भी ऐसे आप लिखते हैं या हमसे सुनते हैं उसमें हमारी एक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर्स पे हम ये बताते हैं पहले कीवर्ड क्या होना चाहिए, उसके बाद में उसके विभिन्न पहलू आप जो है दिमाग में लाएं। जो हम लिख करके आपको बताते हैं उससे आपको थोड़ा कंटेंट मिले, उस कंटेंट के सारे कीवर्ड आप छांट लें,
उस कंटेंट को आप अपने कॉपी पे लिख लें, उस कंटेंट जैसा ही कुछ वापस से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तब जा करके आप उस ऐसे की कंट्रोल राइटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कर ली तो जो ये पेपर 4 का 40 मार्क्स का पार्ट है, यानी 20% का पार्ट है ना, वो आपका इतना सही होगा कि आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन के दौर में जो है वो एक तरह से जो भीड़ लगी रहती है उससे आपको बड़ा एक फायदा देगा। तो इसी प्रकार के जो हमारे लेक्चर्स होते हैं हम हमेशा उनको रिकॉर्ड करके आपके सामने लाते हैं। ये हमारी जो सीरीज है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो हमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी तैयारियां लगातार जारी रखें। अभी थोड़ा सा शांति का वक्त है, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप जो हैं वो ऐसे टॉपिक को समझना, मेंस के आंसर राइटिंग करना, ये काफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम देना। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।